फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वापस एक बार आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बहुत सारी नई बातें कर रहे हैं, बहुत सारे नए तथ्य देख रहे हैं, बहुत सारी नई अवधारणाएं हैं। तो ऐसे मेरे मित्र लोग जो पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा ऐसा लग सकता है कि ये क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। एक बार अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, घर बैठकर उसको 4 बार 5 बार जब देखेंगे, फिर इसके बाद में आपको इस टॉपिक का आनंद आएगा। अब कल्पना कीजिए कि संविधान संशोधन को हम लोग कब से पढ़ रहे हैं। कल 3 घंटे पढ़ा, परसों 1 घंटे पढ़ा, 1 घंटा आज पढ़ लिया, यानी 5 घंटे हो चुके हैं। और अभी भी हम लोग 2 घंटे इसी टॉपिक को और पढ़ना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत सारी नई जानकारी मिली होगी, आप लोगों को आनंद आ रहा होगा। इतना बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने देखा। अभी आपने हमारा थंबनेल देख लिया होगा। अब हम लोग जिस चीज़ को पढ़ना चाह रहे हैं वो क्या है। आप लोगों ने कई सारे प्रश्न मुझसे पूछे हैं, तो मैं उसी को क्लियर करूँगा। इस बीच में रान सिंह जी का एक प्रश्न आया, सर आधारभूत ढांचे के सब्जेक्ट नहीं बताएं, आपने प्लीज़ बताएं। बहुत देखिए, ऐसे प्रश्न अच्छे लगते हैं, लेकिन जब कोई ये कहता है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि समझ में क्यों नहीं आ रहा है। भाई, आप आराम से बैठकर क्लासरूम की तरह पढ़ेंगे, सीरियसली पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और अगर समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा बादाम खाइए, थोड़ा सा दूध पीजिए, तो समझ में आएगा। तो रण सिंह जी ने जो प्रश्न पूछा, मैं उसका जवाब दूंगा अभी कि कौन कौन से विषय आते। चलिए, सभी दोस्तों को नमस्कार। बस टॉपिक पे आ जाइए आप। टॉपिक क्या है? टॉपिक है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक और संविधान में संशोधन, ये विषय है। अब आप मुझसे पूछेंगे ये क्या विषय हुआ। तो दोस्तों, जो बार बार आप प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं, कौन सा वाला कि सर 126 बिल रखे गए, कोई कह रहा है 125 बिल रखे गए, किसी को कह रहे हैं कि 100 संशोधन हुए, कोई कह रहा है 102 संशोधन हुए, तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। शीला मीना जी कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे इस तरह के मैसेज देखकर। वसु कह रहे हैं कि नहीं, कॉलेजियम प्रणाली के तहत चीफ जस्टिस, अभी अपना ये विषय नहीं है। ठीक है, मनीष कुमार जी अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। अब टॉपिक पर आए। रण सिंह जी ने जो प्रश्न पूछा उसका भी मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन दोस्तों, संविधान संशोधन विधेयक एवं संविधान में संशोधन, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संविधान में संशोधन हेतु अब तक कितने विधेयक रखे गए हैं, संविधान संशोधन विधेयक कितने रखे गए हैं, तो आंसर होगा दोस्तों 126। बहुत सारे मित्र कह रहे हैं कि सर आप उसको नोट भी करवाए, तो नोट ही तो करवा रहे हैं, इसलिए तो स्पीड को धीमा कर रखा है। अगर नोट नहीं करवा रहे होते, केवल समझाना ही होता, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया 2-2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाती। हम 5-5, 6-6 घंटे कैसे इस टॉपिक को खींच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें 5-5 बार मैंने रिपीट की हैं। मेरे से आप लोग सहमत होंगे, गोलकनाथवाद में क्या कहा, केशवानंद भारती में क्या कहा, 5-5 बार रिपीट किया। तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग नोट करना चाहते हैं वो लोग नोट भी करें। संविधान संशोधन विधेयक अगर आपसे पूछे तो अब तक 126 रखे हैं, और संविधान में कितने संशोधन हो गए हैं, संविधान में कितने संशोधन हो गए हैं, अगर ये प्रश्न पूछे तो आंसर होगा 104। अब ये गैप कैसे आ गया, इस गैप को समझने के लिए ही अपनी ये 1 घंटे की क्लास रखी गई है। ठीक है, ओके। मैं सारे आपकी मंचाराम जी का मैंने देख लिया है प्रश्न। एक मित्रों से मेरा निवेदन है कि आप जब भी कोई प्रश्न पूछते हैं तो आप कदापि ये मत सोचे कि मेरे प्रश्न को एंटरटेन नहीं किया गया, मेरे प्रश्न को देखा नहीं गया। एक्चुअली में हर चीज़ का एक इंतजार होता है कि वह जब आएगा तब उसका जवाब दे देंगे, हमको सब मालूम रहता है, तो आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो ये 126 संशोधन विधेयक रखे गए और अभी हुए कितने हैं? 104। दोस्तों, मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले
एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। दोस्तों, हमने क्या कहा अनुच्छेद 2 के अंतर्गत कि किसी बाहरी प्रदेश को यदि भारत में मिलाया जाए तो उसकी जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 2 में दे रखी है, बाहरी प्रदेश को मिलाना, ठीक है। और आगे क्या लिखवाया कि संसद कानून बनाकर, संसद विधि बनाकर बाहरी प्रदेश को भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकती है, ऐसा आपको बताया गया था, याद आ रहा है। फिर दोस्तों आप याद कीजिएगा, आपको बताया गया अनुच्छेद 4, क्या कहा गया, अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 में कोई भी जो संशोधन किया जाएगा के तहत कोई भी संशोधन जो किया जाएगा उस पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी, ऐसा आपको कहा गया था, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत जो भी परिवर्तन किया जाएगा उन परिवर्तनों पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसका मतलब किसी बाहरी प्रदेश को भारत में शामिल करें तो उसके लिए अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत संशोधन नहीं होगा। और आपको कल बताया गया कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करोगे तो ही उसे संविधान संशोधन के रूप में काउंट किया जाएगा। आपको कल ये भी बताया गया कि सामान्य बहुमत से होने वाले संविधान संशोधन को संविधान संशोधन के रूप में काउंट नहीं किया जाता है। ये सब बातें हम लोगों ने कल देखी है। दोस्तों, जब ये सब बातें हमने देखी है तो मेरा आप लोगों से प्रश्न है, आपने अक्सर पढ़ा होगा कि 35वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में सिक्किम को भारत में मिलाया गया, ऐसा आपने पढ़ा होगा। और इवन आपने ये भी पढ़ा होगा कि 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। कमाल कर दिया। एक तरफ तो आप कहते हो कि बाहरी प्रदेश को भारत में शामिल करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 2 में है, एक तरफ आप अनुच्छेद 4 में ये कहते हो कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत जो परिवर्तन होंगे उस पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। तो फिर ये क्या है? 35वां संशोधन क्या है? फिर 36वां संशोधन क्या है? एक तरफ कह रहे हो सिक्किम को भारत में मिला है और कभी कह रहे हो सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। तो फिर ये 35वां और 36वां संशोधन क्या है? ये तो फिर संविधान संशोधन के रूप में काउंट कैसे कर लिए गए? बताइए जरा, जवाब दीजिए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। विजय ने लिखा है अनुच्छेद 2A, विजय लिख रहे हैं अनुच्छेद 371F। वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन प्रश्न ये तो है ही नहीं। प्रश्न तो ये है कि जब अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत संशोधन जब होता ही नहीं है तो फिर ये 35वां और 36वां संशोधन क्यों काउंट करते हैं हम लोग? ये मेरा प्रश्न है। कालूराम जी कह रहे हैं कि सर अनुच्छेद 2 व 3 में साधारण विधेयक होता है। अरे वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन सिक्किम के संदर्भ में दोस्तों ये क्यों है? सिक्किम के बारे में क्यों लिखा हुआ? ये जवाब मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। सिक्किम के बारे में हम 35वां क्यों कहते हैं, 36वां क्यों कहते हैं? इसका जवाब दीजिए। देखिए जलोरिया जी कह रहे हैं कि 36 में तो विशेष प्रावधान किए गए थे ना सर, तो फिर 35वां क्या, ये बता दीजिए। ये बता दीजिए कि फिर 35वां क्या है। हाँ, नहीं, सामान्य संशोधन निकिता जी ठीक है, चेतना जी आपने भी लिखा साधारण विधेयक, वो सब चीजें ठीक है। तो फिर 35वां और 36वां क्या है? अनिल जी ने लिख दिया सर मुझे तो मालूम नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ, इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बड़ा आनंद आएगा। अनिता जी कह रहे हैं कि ऑफलाइन क्लास में तो 125 लिखवाया और संविधान में संशोधन 103 लिखवाया। अरे अनिता जी एक बात बताइए, पॉलिटी इज़ ए वेरी डायनामिक सब्जेक्ट। ये तो ठीक है कि अभी कोरोना संकट है,
लॉकडाउन चल रहा है और भारत की संसद की बैठक नहीं है, वरना तो 127 लिखवाना पड़ता। पॉलिटी इज ए वेरी वेरी डायनेमिक सब्जेक्ट। इसमें तो हर दिन, हर पल, हर क्षण परिवर्तन होते रहते हैं। तो 125 के 126 हो गए, 103 के 104 हो गए। अनीता जी थोड़ा सा अपडेट होइए। जितेंद्र जी, सर सिक्किम को सह राज्य बनाया गया है। ठीक है, जितेंद्र जी का जवाब काफ़ी हद तक ठीक है। जोगिंदर जी कह रहे हैं कि वहाँ सिक्किम की जनता वहाँ के राजा के खिलाफ हो गई थी, फिर 36वें के तहत। ओके ओके, चलिए मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। दोस्तों, अनुच्छेद 1 को याद कीजिएगा। अनुच्छेद 1 में भारत का राज्य क्षेत्र परिभाषित है, ठीक है। उसमें क्या लिखा हुआ है? भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य आते हैं, ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र में संघ शासित प्रदेश आते हैं, यूनियन टेरिटरीज, संघ शासित प्रदेश। और भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए हुए प्रदेश आते हैं। कोई अर्जित किया हुआ प्रदेश हमारे पास नहीं है। अर्जित किया हुआ प्रदेश मतलब ऐसा प्रदेश जो हमारे कंट्रोल में है, ऐसा हो सकता है। भारत के राज्य क्षेत्र में हमने इन 3 बातों को स्पष्ट कर रखा है। दोस्तों, सिक्किम, अगर आपने जियोग्राफी थोड़ा बहुत देख रखा है तो सिक्किम को अगर आप देखोगे तो सिक्किम भारत और चीन के बीच में एक स्थान था। 1947 में जब हम आज़ाद हुए तब सिक्किम भारत का भाग नहीं था। 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तब सिक्किम भारत का भाग नहीं था। 1952 में जब पहले आम चुनाव हुए तब सिक्किम भारत का भाग नहीं था। 1964 में जब पंडित नेहरू जी का निधन हुआ उस समय भी सिक्किम भारत का भाग नहीं था। 1965 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ उस समय भी सिक्किम भारत का भाग नहीं था। 1971 में जब भारत का पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ तब भी सिक्किम भारत का भाग नहीं था। ये सिक्किम तो बहुत बाद में जुड़ा है। एक्चुअली में अगर आप चीन की विदेश नीति को पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि चीन का शुरू से ही फोकस था सिक्किम पर, कि वो सिक्किम पर क्या करेंगे, अधिकार कर लेंगे। 1975 तक सिक्किम में चोग्याल वंश का शासन था। चोग्याल, जैसे हमारे यहाँ पर राठौड़ वंश होते हैं, चौहान वंश होते हैं, कच्छावा वंश होते हैं, ठीक इसी प्रकार से वहाँ पर चोग्याल राजा हुआ करते थे। चोग्याल राजा के खिलाफ में वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया। सिक्किम की जनता ने भारत से निवेदन किया कि वो भारत में सिक्किम का विलय कर दे। अब देखिए दोस्तों, सिक्किम का अगर भारत में विलय कर दे तो या तो सिक्किम को राज्य बनाना पड़ेगा, या उसे संघ शासित प्रदेश बनाना पड़ेगा, या फिर क्या बनाना पड़ेगा, अर्जित प्रदेश बनाना पड़ेगा। तो भारत का हिस्सा अगर बनाएंगे तो आप लोग जानते हैं कौन विरोध करेगा, चीन विरोध करेगा। तो चीन विरोध ना करे इसके लिए हमने संविधान में संशोधन किया, 35वां संशोधन। बहुत ध्यान से सुन लेना दोस्तों, 35वां संविधान संशोधन करके 1975 में हमने अनुच्छेद 2A, ए कैपिटल है। और मैं अभी से बता देता हूं, जब भी कैपिटल ए लिखते हैं इसका मतलब है नया अनुच्छेद, और छोटा ए लिखते हैं इसका मतलब है वो किसी अनुच्छेद का भाग है। ये बात समझ में आ रही है? तो अनुच्छेद 2A नाम का नया अनुच्छेद जोड़ा गया और सिक्किम को भारत का सह राज्य, एसोसिएट स्टेट, सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया, एसोसिएट स्टेट बनाया गया, ताकि चाइना की तरफ से किसी भी प्रकार का विरोध नहीं हो। सह राज्य का मतलब ऐसा राज्य जो भारत का हिस्सा नहीं है, केवल जो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होंगे, डिफेंस है, उसकी विदेशी संबंध जो है, उसी मामले में भारत से पूछा जाएगा, बाकी वाला मामला सिक्किम अपना आप देखता रहेगा। ये होता है सह राज्य। हमने 35वां संविधान संशोधन करके सिक्किम के लिए हमने एक अलग स्टेटस बनाया, उसको भारत के राज्य क्षेत्र का भाग नहीं बनाया, क्योंकि राज्य क्षेत्र में तो राज्य आता है, संघ शासित प्रदेश आता है, अर्जित प्रदेश आता है, और ऐसा करते तो चाइना विरोध करता। तो हमने संविधान में संशोधन करके अप्रत्यक्ष रूप से सिक्किम को भारत का क्या बना दिया, हिस्सा बना दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए
जो सिक्किम का जो दर्जा मिला वो एसोसिएट स्टेट का मिला, अनुच्छेद 2A के अंतर्गत मिला और ये कैपिटल है। यहाँ तक ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरा आपसे प्रश्न है, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे? जल्दी से जवाब दीजिएगा, जल्दी से जवाब दीजिए। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? जवाब का इंतजार हो रहा है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची, जवाब दीजिए। ठीक है, मैं जवाब देता हूं। आप लोग जानते हैं दोस्तों, हम लोगों ने अनुसूचियां टॉपिक बहुत ढंग से बहुत डिटेल में पढ़ा। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 10th शेड्यूल इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। दल बदल, यस, क्या बात है, सारे मित्रों ने वाह वाह, बहुत बढ़िया। सब लोगों ने, रुपेंद्र जी, चेतना जी, विशाल जी, गरिमा जी, सब ने जवाब दिया, प्रवीण जी, सब ने कहा दल बदल से संबंधित है। एकदम बात सही है। लेकिन दोस्तों एक बहुत ज़्यादा अच्छा फैक्ट आपसे शेयर कर रहा हूं, नोट कर देना, बहुत अच्छा प्रश्न आएगा। और वो क्या करना है? 35वें संविधान संशोधन द्वारा, नोट करिएगा, 35वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में, 35वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में संविधान में 2A नाम का नया अनुच्छेद, संविधान में 2A नाम का नया अनुच्छेद तथा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 2A नाम का नया अनुच्छेद तथा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। है ना महत्वपूर्ण फैक्ट? आप कहेंगे अभी तो आपने कहा कि 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, तो फिर ये क्या है? यस दोस्तों, सिक्किम को किन शर्तों के आधार पर भारत का सह राज्य बनाया गया? क्या सिक्किम में विधानसभा होगी? क्या सिक्किम में मुख्यमंत्री होंगे? क्या सिक्किम में प्रधानमंत्री होंगे? भारत और सिक्किम के बीच में कैसे संबंध होंगे? विदेशी संबंधों का निर्धारण कैसे होगा? क्या सिक्किम का प्रतिनिधित्व लोकसभा में होगा? क्या सिक्किम का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में होगा? क्या भारत की संसद के द्वारा बनाए गए कानून सिक्किम पे लागू होंगे तो कितनी मात्रा में लागू होंगे? इन सब बातों का उल्लेख करने के लिए 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसको थोड़ा सा नोट करके रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है। संगीता जी, सबके कमेंट मिल रहे हैं, चिंता मत कीजिए। अब देखिए, सुमन जी कह रहे सर दल बदल तो 1985 में है। वसु कह रहा है कि जब सिक्किम सह राज्य बना तो चीन बोला कुछ नहीं किया। चीन तो अभी कोरोना में भी कुछ भी नहीं बोल रहा है, कोरोना सब आया वहीं से है। सबके कमेंट मुझे दिख रहे हैं। तो आपने ये बात नोट की कि नहीं की कि 10वीं अनुसूची 35वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी और इसके अंतर्गत सिक्किम और भारत के संबंधों का निर्धारण किया गया था, शर्तों का उल्लेख किया गया था। ठीक है, ये बात याद रहेगी। ओके, अब देखिए दोस्तों, जब सिक्किम की तरफ से ज्यादा विरोध नहीं आया, जब सिक्किम की तरफ से ज्यादा विरोध नहीं आया तो हमने 1975 में ही एक महीना बाद ही 1975 में ही एक महीने बाद ही हमने 36वां संशोधन किया। 36वां संविधान संशोधन करके हमने अनुच्छेद 2A के तहत सिक्किम को जो सह राज्य बनाया उसका सह राज्य का दर्जा खत्म कर दिया। हमने सिक्किम के लिए जो 10वीं अनुसूची जोड़ी, 10वीं अनुसूची को हटा दिया और सिक्किम को सह राज्य की जगह पर भारत का पूरा राज्य बनाते हुए, भारत का पूर्ण राज्य बनाते हुए सिक्किम के लिए एक नया अनुच्छेद जोड़ा, अनुच्छेद 371F। अनुच्छेद 371F नाम का नया अनुच्छेद जोड़कर
सिक्किम के लिए प्रावधान कर दिया कि भारत की संसद के कौन कौन से कानून सिक्किम पर लागू होंगे, कितनी मात्रा में लागू होंगे, वहाँ की विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी होगी, लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किस प्रकार से होगा, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का ढांचा किस तरह से होगा, राज्य सूची वगैरह किस तरह से होगी, ये सब अनुच्छेद 371F के अंतर्गत आज के दिन प्रावधान किए गए हैं दोस्तों। तो 35वां संशोधन के द्वारा 2A और 10वीं अनुसूची जोड़ी, 36वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 2A को भी समाप्त कर दिया, 10वीं अनुसूची को भी समाप्त कर दिया और नया अनुच्छेद जोड़ा, अनुच्छेद 371F। अब समझ में आया क्या? तो केली कह रहे हैं कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य हो गया, एकदम सही। शिल्पा जी कह रहे हैं 2A हटा दिया गया, एकदम सही, एकदम बात सही है। हाँ, शशि कह रहे हैं कि 22वां स्टेट बन गया, एकदम सही। धीरज कह रहे हैं कब जोड़ा गया? 1975 में ही जोड़ा गया मेरे भाई, 1975 यहाँ पर भी लिखा हुआ है, 1975 धीरज यहाँ पर भी लिखा। थोड़ा सा धीरज रखिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अंकित जी कह रहे हैं सर समझ नहीं आया, बना करके फिर खत्म क्यों किया? अरे खत्म तो करना जरूरी था ना, सिक्किम के लिए सारी बातें अलग अलग हो रही थी, एक अजीब सा राज्य बन गया था सिक्किम, एसोसिएट स्टेट। इस नाम की कोई कैटेगरी हमारे संविधान निर्माताओं ने कल्पना नहीं की थी, इस प्रकार की कोई कैटेगरी हमारे संविधान में उल्लेखित ही नहीं, पूरा का पूरा नया अनुच्छेद जोड़ा गया था। इसलिए एसोसिएट स्टेट नाम का दर्जा खत्म करना जरूरी था और उसको एक राजस्थान, यूपी, एमपी जैसा राज्य बनाना जरूरी था, इसलिए ऐसा किया गया। तो मेरे हिसाब से अब बात समझ में आ गई होगी। प्रतिभा जी कह रहे सर अब समझ में आ गया। धीरज नहीं, धीरज सॉरी की कोई बात नहीं है, कोई सॉरी की बात नहीं है। एक्चुअली में मैं जो बोल रहा हूँ और आपका जो रिस्पॉन्स जो आ रहा है वो 1 या 2 मिनट का अंतराल आ जाता है, इसलिए इस तरह से हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। शिल्पा जी कह रही है भारत ने सोच समझ कर काम किया, हाँ एकदम सही कह रहे हैं। वसु जी आज के दिन ही बना था सिक्किम राज्य, क्या बात है, डेट समेत निकाल दिया आपने, वेरी गुड, मतलब दोनों काम साथ में चल रहे हैं। हाँ सुमन जी ने कहा कि फिर क्या 10वीं सूची बाद में फिर जोड़ी गई? हाँ ये सब चीजें हो गई, 10वीं अनुसूची खत्म हो गई, 9 की 9 अनुसूचियां रही। फिर 52वां संविधान संशोधन किया गया 1985 में राजीव गांधी की सरकार के द्वारा, और उस 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून को जोड़ते हुए 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई। तो शुभम जी कह रहे हैं गॉट इट सर, वेरी नाइस, ओके, तो बहुत बढ़िया लगा, अब आपको समझ में आ गया होगा। हेमलता जी सर 10वीं अनुसूची नहीं है क्या अब? हेमलता जी पहले तो आपने पहली क्लास में कहा कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो अब समझ में आया कि नहीं आया? मैं हर मैसेज को देखता हूँ, देखिए मुझे याद भी रहा है। 10वीं अनुसूची अब जोड़ दी गई है, वापस जोड़ दी गई है 1985 में, लेकिन उसका विषय चेंज हो गया, अब वो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। सरोज कह रहा है कि राज्य का दर्जा किस अनुसूची के? भाई अनुसूची तो एक ही है ना, अनुसूची 1 फर्स्ट, उसी में सब राज्य दे रखे हैं, तो सिक्किम भी उसमें राज्य बन गया, 22वें राज्य के रूप में सिक्किम भी भारत का हिस्सा बन गया। चीन से बचने के लिए कालू कह रहे हैं कि 35वां संशोधन चीन से बचने के लिए कह दीजिए या चीन का ध्यान भंग करने के लिए कह दीजिए, कैसे भी कह सकते हैं। रुपेंद्र जी कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे सिक्किम स्टेट, क्या बात है। सोनिया जी कह रहे हैं सर मेरा कमेंट आप नहीं देख रहे, सब कमेंट दिख रहे हैं, इसलिए तो मैं सारे प्रश्नों का जवाब दे पा रहा हूँ, सबके कमेंट दिख रहे हैं, जो मुझे अभी टॉपिक के हिसाब से लगता है उसके हिसाब से जवाब दिया जाता है। चलिए, अरे धीरज अब कह रहे 10वीं अनुसूची वापस कब जोड़ी? धीरज हमारे पुराने वीडियोस क्यों नहीं देख रहे यार? इस बात को मैंने 10-10 बार रिपीट किया है, आप हमारे पुराने वीडियोस देखिए, मैं टेक्निकल टीम को कह रखा है, 8 दिन से ये क्लास चल रही है, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, आप सारी बातें सुन लीजिए। 2 या 4 दिन में आपको ये पूरा शेड्यूल बना देंगे कि कौन कौन सी क्लासेज अब आगे होगी। आपको मालूम है स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं, अनुसूचिया टॉपिक हो चुका है। राजेश कह रहे हैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो राजेश जी कोई बात नहीं, अब आप थोड़ा बादाम खाइए तो समझ में आएगा, कैसे समझाएं आपको, बताइए आप। विजय सेन कह रहे पहली वाली तारीख मानी जाएगी कि दूसरी वाली तारीख? अरे भाई आज की तारीख मानी जाएगी, 10वीं अनुसूची अब है ना, उस पुराने से क्या मतलब है। अगर पूछा जाता है कि भाई 35वें संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी जो अब नहीं है, तब आंसर होगा 10वीं, ध्यान रखना। और अगर प्रश्न आता 10वीं अनुसूची कौन से अमेंडमेंट से जोड़ी गई, तो आंसर होगा 52वां, क्योंकि अब तो वो समाप्त हो गया इसलिए। चलिए अब हम लोग बात कह रहे हैं
संविधान संशोधन विधेयक, ये संविधान संशोधन विधेयक। मुझे एक प्रश्न अभी भी पता है जो रण सिंह जी ने पूछा था, उन्होंने कहा कि सर विषय नहीं बताया, आधारभूत संरचना में कौन कौन से विषय आते हैं, वो सारी बात हम लोग करेंगे। तो संविधान संशोधन विधेयक और एक होता है संविधान में संशोधन। देखिए, बिल संसद के किसी भी हाउस पर रखा जा सकता है और दोनों हाउस में किसी बिल को रखने, दोनों हाउस से कोई बिल जब पारित हो जाता है और जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद संविधान में वो संशोधन हो जाता है। अगर बिल एक हाउस में रखा और दूसरे हाउस ने पारित करने से मना किया तो वो बिल वहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक, फिर देखिए, अगर बिल लोकसभा में रखा और लोकसभा ने पारित कर दिया और वो बिल राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने उसे पारित नहीं किया, उससे पहले अगर लोकसभा भंग हो गई तो वो बिल भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। वापस सुनेंगे, अगर बिल पहले लोकसभा में रखा है, लोकसभा ने उसे पारित कर दिया और राज्यसभा में गया, राज्यसभा उसे पारित करती, उससे पहले ही लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया, उससे पहले ही लोकसभा भंग हो गई, तो ऐसी स्थिति में वो बिल समाप्त हो जाता है। हमारे देश में ऐसे कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए बिल लाए गए, जो लाए लोकसभा में गए थे, पारित नहीं हो पाए समय पर और लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाने की वजह से वो बिल भी क्या हो गए, समाप्त हो गए। बिल समाप्त हो गए, इस वजह से ये गैप बढ़ता गया। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो देखिए, मैंने कहा अब तक 126 बिल रखा गया और मैंने कहा अब तक 104 अमेंडमेंट हुए। तो मैं मोटे मोटे रूप में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप अगर चाहें, क्योंकि मैं पूरी की पूरी सारणी बना रहा हूं, आपको याद रह जाएगा। 371 के कोई भाग नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप। सुरेश जी कह रहे हैं ऐसा क्यों सर, बिल तो राज्यसभा में पहुंच गए ना। राज्यसभा में बिल पहुंच गए तो क्या करें, लोकसभा तो भंग हो गई ना। तो जो नई लोकसभा आएगी उसके पता नहीं क्या विचार है, पुराने वाली लोकसभा के क्या विचार थे, तो ये अपने को पता नहीं है ना। आज मोदी जी की सरकार है, आज लोकसभा ने पारित कर दिया, कल कोई दूसरी सरकार आई, उसके विचार उस बिल के प्रति बदल जाते हैं। इस वजह से लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने पारित नहीं किया, तो वो बिल खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा कमेंट पे फोकस नहीं करना है, मैं इसको ध्यान रखता हूँ। सुरेश जी, राज्यसभा तो स्थायी सदन है, तो राज्यसभा स्थायी सदन है, मैं कब कह रहा हूँ, पर बिल आया कहाँ से, लोकसभा में आया है। सरोज कह रहे 127 तो नहीं हुए हैं, अभी 127 नहीं हुए हैं भाई, 126 ही है, क्योंकि अभी लोकसभा या राज्यसभा की बैठक नहीं चल रही है, संसद की बैठक नहीं चल रही है। समिता जी कह रहे तो सर बिल को दोबारा नहीं ला सकते, बिल को दोबारा ला सकते हैं, पर आप इस पर चिंता मत कीजिएगा। हम लोग संसद अभी नहीं पढ़ रहे, तब पढ़ेंगे, तब इस बात को और ज़्यादा डिटेल में देख लेंगे। जोगेंद्र सिंह जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि सर दोनों हाउस से बिल पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाए और लोकसभा भंग हो जाए तो क्या, जो नई सरकार आएगी वो नई सरकार राष्ट्रपति जी को कह सकती है कि आप इस बिल को वापस ले लीजिए, तो राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा और बिल समाप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि हमको संसद की बात नहीं करनी है, इसी पे कंसंट्रेट करें। मैं आपको कुछ बातें लिखवा रहा हूं, आप लोग चाहें तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों, 108वां संविधान संशोधन विधेयक, ये जो विधेयक था, इस विधेयक के अंतर्गत लोकसभा में और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा था। लोकसभा व विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण के प्रावधान के संदर्भ में ये बिल था। ये बिल दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के द्वारा वर्ष 2008 में रखा गया था। ये बिल आज तक पारित नहीं हुआ, ये बिल आज भी ऐसा का ऐसा पड़ा है। तो बिल पारित होकर
दोनों हाउस से पारित होकर राष्ट्रपति के जब हस्ताक्षर होते हैं तब उसे संविधान संशोधन के रूप में काउंट किया जाता है। तो ये बिल लाया गया था, महिलाओं के आरक्षण के संदर्भ में था, पारित नहीं हुआ, ऐसी स्थिति में वो वहीं का वहीं पड़ा है। फिर देखिए आप दोस्तों, 109वां संविधान संशोधन विधेयक, ये विधेयक 2009 में लाया गया था। बहुत ध्यान से सुनिए, ये विधेयक 2009 में लाया गया था। क्यों लाया गया था थोड़ा सा मैं बता देता हूं, हालांकि थोड़ा कम समझ में आएगा। आप लोग जानते हैं लोकसभा में हमारी जो सीटें हैं इसमें एससी और एसटी को आरक्षण दे रखा है। विधानसभा में जो सीटें हैं उसमें भी एससी और एसटी को आरक्षण दे रखा है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि आरक्षण का जो प्रावधान किया गया, मैं इस आरक्षण की बात कर रहा हूँ, ये आरक्षण 10 वर्ष के लिए किया गया था जब संविधान लागू हुआ था। तो 1960 में उस आरक्षण को इस प्रावधान के हिसाब से समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन हमने अमेंडमेंट करके 10 की जगह पर 20 कर दिया, फिर 20 की जगह 30 कर दिया, 30 की जगह 40 कर दिया, 40 की जगह 50 कर दिया, 50 की जगह हमने 60 कर दिया, फिर 60 की जगह हमने 70 किया, और अभी 70 की जगह पर हमने 80 वर्ष अभी थोड़े दिन पहले किया। देखिए दोस्तों, वर्ष 2010 तक के लिए आरक्षण का प्रावधान था, और वो प्रावधान था कि लोकसभा में और विधानसभा में एससी और एसटी को जो आरक्षण दिया गया वो 60 वर्ष के लिए होगा। तो 1950 से 2010 60 वर्ष होते हैं। 2010 में 60 वर्ष की अवधि पूरी हो रही थी, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए 60 वर्ष के स्थान पर 70 वर्ष रखने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए एक बिल लाया, 109वां संविधान संशोधन विधेयक 2009 में। दोस्तों ये पारित हो गया, और ये जैसे ही पारित हुआ इसकी संख्या बन गई 95। देखिए जिस समय से हम लोग बात कर रहे हैं उस समय तक आप मान के चलिए कि 94 संविधान संशोधन हो चुके हैं। मोटा मोटा मैं बता रहा हूं ताकि आपको एक जगह तो ला कर रखना पड़ेगा। एक से लगाकर 104 अमेंडमेंट तो हम लोग पढ़ नहीं सकते, संभव भी नहीं है। हालांकि एक अलग टॉपिक के रूप में हम लोग महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन है वो जरूर आपको बताए जाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप यूँ समझिएगा कि अभी तक संविधान में 94 संशोधन हो चुके हैं, अब हम लोग 95 से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, विकास जी सही कह रहे हैं कि महिला आरक्षण के संदर्भ में था, लेकिन 108वां पारित नहीं हो पाया। कप्तान सिंह जी कह रहे हैं सर लोकसभा चुनाव आयोग की डेट पर ही भंग हो जाती है क्या? नहीं, लोकसभा को गठन होने के बाद में पुरानी वाली लोकसभा जो है उसको भंग करना पड़ता है, डेट से भंग नहीं होती है। पर यह विषय अलग से हम लोग पढ़ेंगे। केली गुजर कह रहे हैं आधारभूत संरचना के विषय संविधान की सर्वोच्च, अभी इस विषय को ले रहे हैं, ऐसा रण सिंह जी ने प्रश्न पूछ रखा है। ये पूछ रहे हैं विजय सेन, आप 108 से शुरू क्यों करते हो? 108 से आगे कोई विशेष नहीं है क्या? अरे 108 से क्यों, हम 106 भी कर सकते हैं, 107 भी कर सकते हैं, 105 भी कर सकते हैं, लेकिन ना तो वो प्रश्न पूछा जाएगा और ना ही इसका कोई मतलब है। इसका मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि वो पारित नहीं हुआ, हालांकि पारित तो ये भी नहीं हुए। 108 से शुरू करने का मतलब ये कुछ महत्वपूर्ण बिल है। 108वां खुद इतना महत्वपूर्ण है कि कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, इसी वजह से करवा रहे, बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 107 भी बता सकता था, 107वां दार्जिलिंग के संदर्भ में था, दार्जिलिंग के लिए विशेष प्रावधान करने के संदर्भ में था। अगर मैं 107वां बताता, दार्जिलिंग के बारे में बताता, तो जो मित्र लोग पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं, अब आप विजय, मुझे लग रहा है कि आपने तो शायद पहले पढ़ रखा होगा इसलिए आपको थोड़ा सा ठीक लग रहा है, पर मैं दार्जिलिंग का विशेष दर्जा, तो वो मुझे दार्जिलिंग के बारे में पूछते। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं 107 की तरह। अगर मैं आपको 106 के बारे में बताता जो कि कई सारे पंचायत राज संस्थाओं के संदर्भ में और अमेंडमेंट की बात करता है, तो ये पंचायत राज संस्था बीच में कहाँ से आ गई, आप मुझसे ऐसे प्रश्न पूछते। तो इसलिए मैं हमेशा इसको 108 से स्टार्ट करता हूँ ताकि बात समझ में आ सके। मेरा उद्देश्य केवल इतना है। ठीक है, सुरेश जी कह रहे हैं सर संविधान संशोधन की PDF फाइल ऐप में ऐड करवा देना, इनमें से 104 सभी संशोधनों। ओके, ये बहुत अच्छी बात कही है कि 104 अमेंडमेंट जो हुए हैं उसकी पूरी लिस्ट PDF में उपलब्ध करवा दी जाए। ये बहुत अच्छा सुझाव है, ऐसा किया जा सकता है। वस्तु अभी प्रश्न ये नहीं है कि आरक्षण क्यों बढ़ता जा रहा है, अपना आरक्षण विषय कर रहे हैं, बहुत जल्दी मौलिक अधिकार जब पढ़ेंगे तब आपको ये सारी बात बता देंगे। चलिए, अब मुझे लगता है कि हमको इसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो 60 वर्ष जब 60 वर्ष तक का जो आरक्षण था उसे बढ़ाकर 70 वर्ष करना था।
तो इसको लेकर 109वां संविधान संशोधन विधेयक वर्ष 2009 में लाया गया, पारित हो गया, राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर कर दिए। तो ये कौन सा अमेंडमेंट हो गया? 95वां संविधान संशोधन हो गया। मेरी बात को आप अब तक समझ लिए होंगे। निशा कह रही है 95, फिर से बताओ। मैं यूं कह रहा हूं कि आरक्षण 60 वर्ष के लिए था, इस आरक्षण को बढ़ाकर 70 वर्ष करना था। इसको लेकर हम बिल लेकर आए 109वां, दोनों हाउस से पारित हुआ वर्ष 2009 में, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए तो 95वां संविधान संशोधन हो गया। 95वें संविधान संशोधन के द्वारा, निशा जी ने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब दे रहा हूं, 95वें संविधान संशोधन के द्वारा एससी और एसटी को लोकसभा में जो 60 वर्ष का आरक्षण था उसे बढ़ाकर हमने 70 वर्ष कर दिया। ठीक है, मंचाराम जी एकदम सही कह रहे हैं, आप एकदम सही कह रहे हैं, यही बात मैंने बताई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आप नोट भी करते रहना। अब आया 110वां संविधान संशोधन, 110वां। दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो पंचायत राज संस्थाएं हैं, उन पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? 1/3। लोगों ने ये डिमांड रखी कि महिलाओं को जो 1/3 आरक्षण दिया गया है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सफल रहा है, तो महिला आरक्षण को आप बढ़ा दीजिए। तो महिला आरक्षण 1/3 से बढ़ाकर 1/2, 1/3 से बढ़ाकर 1/2 करने के लिए 110वां संविधान संशोधन विधेयक रखा गया था। ठीक है, महिला आरक्षण को 1/3 से बढ़ाकर 1/2 यानी 33% से बढ़ाकर 50% करने के लिए ये बिल लाया गया। दोस्तों ये बिल लाया गया, आज तक पारित नहीं हुआ, ऐसा का ऐसा पड़ा है। ये बिल आज तक पारित नहीं हुआ। किससे संबंधित है? पंचायत राज संस्थाओं में महिला आरक्षण 1/3 बढ़ाकर कितना करना? 1/2 करने से संबंधित है, पारित नहीं हुआ, ऐसा का ऐसा पड़ा हुआ है। यहां तक ठीक है? मैं आपके प्रश्न देख रहा हूं। अरे विक्रम सिंह जी 99 कहाँ हैं? अभी तो 95 पे अटके हुए हैं, बीच में कहाँ जा रहे हैं आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आया 111वां संविधान संशोधन विधेयक। 111वां संविधान संशोधन विधेयक 2009 में लाया गया। ये 2009 में लाया गया। क्यों लाया गया? आप लोगों को जब नीति निदेशक तत्व जब पढ़ाएंगे तब आपको अनुच्छेद 43 पढ़ाएंगे, और अनुच्छेद 43 के अंतर्गत सहकारी संस्थाएं क्या होती हैं वो बताई जाएगी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये जो सहकारी संस्थाएं हैं, इन सहकारी संस्थाओं का पहले उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। सहकारी संस्थाओं को संवैधानिक, ये सब 2009 के हैं, बीके शर्मा जी सब 2009 के हैं, सरिता जी हाँ 2009 के हैं, दीपेंद्र सिंह जी सबका एक ही प्रश्न है, 2009। ठीक है, तो 111वां संविधान संशोधन विधेयक 2009 में लाया गया, इससे पहले भी 2009 में लाया गया। सहकारी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के संदर्भ में था। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख कर दिया जाए, इसको लेकर यह बिल लाया गया। दोस्तों जब ये 2009 में बिल लाया गया तब ये बिल पारित नहीं हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2009 में ये बिल पारित नहीं हुआ, 2010 में ये बिल पारित नहीं हुआ, 2011 में ये बिल पारित नहीं हुआ। लाया गया 2009 में, 9 में पारित नहीं, 10 में पारित नहीं, 11 में पारित नहीं, यहाँ तक ठीक। अभी फिलहाल मैं रोक रहा हूँ। इसके बाद में लाया गया बिल 112वां। 112वां क्या था कि नगर पालिकाओं में महिलाओं को जो 1/3 आरक्षण है उसे बढ़ाकर 1/2 कर लीजिए, यानी 33% जो आरक्षण है उसे बढ़ाकर कितना कर दीजिए? 1/2 कर लीजिए, यानी 50% कर दीजिए। 33% से बढ़ाकर 50% कर दीजिए, इस संदर्भ में लाया गया था। 110वां पंचायत राज संस्थाओं में, 112वां नगर पालिका।
ये भी पारित नहीं, ये भी 2009 में, याद रहेगा, ये भी 2009 में, ये भी पारित नहीं। चलिए फिर लाया गया 113वां, और 113वां क्यों लाया गया? आप लोग जानते हैं दोस्तों कि उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है, जैसे कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है। उड़ीसा के लोगों ने यह डिमांड रखी कि हमारी जो उड़िया भाषा है, उस उड़िया भाषा का आप नाम चेंज करके ओडिया कर दीजिए। उड़िया भाषा का नाम बदलकर आप क्या कर दीजिए? ओडिया कर दीजिए। इसको लेकर 113वां संविधान संशोधन विधेयक लाए। ठीक है, 2010 में लाए, 10 में पारित नहीं, 11 में पारित हुआ। 113वां 2011 में पारित हो गया। 2011 में पारित हो गया तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था कि 95 संविधान संशोधन हो रखे थे, तो ये जैसे ही पारित हुआ तो ये कौन सा संशोधन बन गया? 96वां संशोधन बन गया। वापस समझाऊं अगर आप कहें तो दोस्तों, मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि 109 पारित हो गया, जो आरक्षण के संदर्भ में था। आरक्षण 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष किया, पारित हुआ तो उसकी संख्या बन गई 95। तो इसका मतलब अब तक 95 संशोधन हो गए, उस समय की बात कर रहा हूं। इसके बाद में 110वां लाए, पारित नहीं हुआ। 111वां लाए, पारित नहीं हुआ। 112वां लाए, पारित नहीं हुआ। फिर लाए 113वां। 113वां क्या था? उड़ीसा में बोले जाने वाली उड़िया भाषा का नाम बदलकर क्या करना था? ओडिया करना था, और ये पारित हो गया। ये पारित हो गया वर्ष 2011 में, तो पारित हो गया तो 95 पहले से संशोधन हो रखे थे, तो इसकी संख्या कौन सी हो गई? 96 हो गई। कमाल की बात है ना दोस्तों, लाया गया बाद में और पारित पहले हो गया, इसलिए इसकी संख्या हो गई 96। अब आया वर्ष 2012। 2012 में क्या हुआ दोस्तों? जो 111वां संविधान संशोधन विधेयक था, 111वां संविधान संशोधन विधेयक जो कि 2009 में लाया गया था, वो जाकर 2012 में पारित हो गया। तो 2012 में पारित हुआ, तब तक 96 संशोधन हो चुके थे, तो इसकी संख्या कौन से बन गई? 97। तो 111वां संविधान संशोधन जो कि सहकारी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के संदर्भ में था, 2009 में लाया गया था, 2012 में पारित हो गया। 2012 में पारित हुआ तो ऐसी स्थिति में उसकी संख्या कौन सी हो गई? 97। मेरी बातों को आप लोग समझ रहे हैं? सुमन कह रहे हैं कि सर यस समझ में आ रहा है। कविता जी कह रहे हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। हाँ, खुशीराम जी कह रहे हैं 8वीं अनुसूची में, यस 8वीं अनुसूची में उड़िया लिखा हुआ था, उस उड़िया को ऊ को ओडिया करना था, तो संशोधन करना पड़ा और वो 96 हो गया। लाया गया बाद में, पारित पहले हुआ, और ये लाया गया पहले 111वां, लेकिन पारित बाद में हुआ, तो संख्या भी क्या हुई? बाद में हुई। तो 95 समझ में आ गया, 96 समझ में आ गया, 97 मेरे हिसाब से समझ में आ गया। मनीष कह रहे हैं एग्जाम में इनके प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे? देखिए दोस्तों, एग्जाम में तो संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। 4 संविधान संशोधन लिखे हुए आ सकते हैं और 4 विषय लिखे हुए आ सकते हैं, आपको उनको मैच करने के संदर्भ में पूछ सकते हैं। और ये जो मैं बिल आपको लिखवा रहा हूँ 108 से, ये वो लिखवा रहा हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले वाले इतने महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि वो वैसे पुराने भी हो गए, और ये बिल जो है ये तो पारित होने बाकी भी है, उसमें से कुछ पारित हुए, लेटेस्ट भी है। तो हम लोग महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो लेटेस्ट है वो फिलहाल पढ़ रहे हैं। आगे की क्लासेस में जो महत्वपूर्ण संशोधन है उस पर भी चर्चा की जा सकती है। तो अब समझ में आ रहा है? कुंदन जी कह रहे हैं अगर आप नहीं बताते तो कंफ्यूजन रहता। धन्यवाद। हाँ कुंदन जी, कोशिश यही कर रहे हैं। मेरी कोशिश हरगिज भी आगे बढ़ने की नहीं है। ये कोई ऑफलाइन क्लास नहीं है, ये ऑनलाइन क्लास है, कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है। लेकिन आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ। पर मैं
आपको समझाने के लिए मेरी कोशिश ये है कि आप पुराने वीडियो जरूर देखें। पुराने वीडियोज नहीं देखेंगे तो आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर टॉपिक दोस्तों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए धीरे भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ बातें को नोट भी मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। क्योंकि आप जैसे देखिए, एक ऑफलाइन क्लास में 250-300 विद्यार्थी होते हैं, आप यहाँ हजारों की संख्या में देख रहे हैं, तो मेरी बहुत बड़ी ड्यूटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको हर चीज़ समझ में आए। कविता जी कह रहे हैं लाइफ में पहली बार समझ में आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चेतना जी कह रही है, अनिता जी भी कह रहे हैं, दीपेंद्र जी कह रहे हैं संसद में कोई विधेयक कितने वर्ष तक जीवित रह सकता है। दीपेंद्र जी के प्रश्न ऐसे ही होते हैं, तो अभी बताऊंगा कि कोई विधेयक कितने वर्ष तक जीवित रह सकता है। अभी इस विषय पर भी चर्चा करेंगे, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, बस आप याद रखना है चीज़ को। गीता जी सर यू आर वेरी ग्रेट, अच्छे से समझ में आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। तो वापस आ जाइए, 111वां अब पारित हो गया, संख्या कौन सी बन गई 97, यहां तक ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों लाया गया 114वां संविधान संशोधन विधेयक। ये थोड़ा ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है। अभी एक मित्र प्रश्न भी पूछ रहे थे कि आप सर ये क्यों बता रहे हैं, क्या प्रश्न बनता है? हाँ, प्रश्न बनता है। 114वां संविधान संशोधन विधेयक जो है दोस्तों, ये लाया गया आपके 2012 में। और क्यों लाया गया? हाईकोर्ट के जो जज हैं, इनका रिटायरमेंट का जो एज है आज के दिन 62 वर्ष है। तो ये मांग की गई कि इनका जो रिटायरमेंट का जो एज है वो 62 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, 65 वर्ष कर दिया जाए। वर्ष 2012 में लाया गया 114वां संविधान संशोधन विधेयक। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की जो एज है 62 वर्ष से बढ़ाकर कितनी करनी है, 65 वर्ष करनी है। इसको लेकर बिल लाया गया। दोस्तों ये बिल लोकसभा में लाया गया, और आप लोग जानते हैं दोस्तों कि लोकसभा तो 2014 में ही क्या हो गई थी, भंग हो गई थी। भाई लोकसभा का कार्यकाल 2014 में पूरा हो गया था, लोकसभा भंग, बिल भी खत्म। आज के दिन ये बिल जिंदा नहीं है। 114वां संविधान संशोधन विधेयक आज के दिन जिंदा नहीं है। अंकित जी कह रहे हैं बहुत गहराई से और अच्छे से समझ में आ रहा है, थैंक यू वेरी मच। ओके, सुरेश जी कह रहे हैं कि टेक्निकल टीम मेरा कमेंट सर को शो करो। अरे सुरेश जी कितना टेक्निकल टीम से शो करवाओगे, आपके ही तो प्रश्न दिख रहे हैं मुझे, और तो किसी के दिख ही नहीं रहे। हर 5वीं बात में आपका प्रश्न मुझे दिख जाता है, तो आप चिंता मत कीजिए। सरोज कह रहे हैं कि मुझे आपके वीडियो से समझ में आ रहा है, ठीक है। नीलू कह रही सर आप मेरा रिप्लाई नहीं करते हैं। क्या नीलू जी आपसे मेरी क्या कोई दुश्मनी है क्या? हर प्रश्न का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन टू द पॉइंट होना चाहिए। तो 114वां क्लियर हो गया, आज के दिन ये जिंदा नहीं है क्योंकि लोकसभा भंग हो गई, तो वो विधेयक भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब आते हैं दोस्तों 115वें पर। 115वां संविधान संशोधन जो है वस्तु व सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर को संवैधानिक दर्जा देने, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को संवैधानिक दर्जा देने के संदर्भ में था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय, जीएसटी को संवैधानिक दर्जा देने के लिए ये बिल लेकर आए। ये बिल लोकसभा में लाया गया दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बिल लोकसभा में लाया गया। और आप अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों 2014 में लोकसभा भंग हुई, तो ये बिल भी क्या हो गया, भंग हो गया, बिल भी समाप्त हो गया, क्योंकि लोकसभा की निर्धारित अवधि में वो बिल पारित नहीं हो पाया, तो वो बिल क्या हो गया, समाप्त हो गया। आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए 97वां संविधान संशोधन नीलू जी 2012 में हुआ, डेट थी 12 जनवरी 2012। चलिए अब हम लोग आगे बढ़े। मेरे हिसाब से गरिमा जी कह रहे हैं 114वां रिपीट करिए। 114वें संविधान संशोधन के द्वारा हाईकोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करना प्रस्तावित किया गया, पारित नहीं हुआ, लोकसभा में रखा गया और लोकसभा भंग, तो बिल भी समाप्त। 115वां संविधान संशोधन जीएसटी को संवैधानिक दर्जा देने के संदर्भ में था, लोकसभा में रखा गया, लोकसभा भंग, तो बिल भी समाप्त। 115वां संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हुआ। चलिए ओके, अब आते हैं 116वें पर।
116वां संविधान संशोधन विधेयक लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देने के संदर्भ में था। लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देने के संदर्भ में था। 2012 में लाया गया और इसे भी लोकसभा में लाया गया था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देना है, इसको लेकर 2012 में यह बिल लाया गया, लोकसभा में लाया गया, बिल पारित नहीं हो पाया। 2014 में लोकसभा भंग, तो यह बिल भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब समझ में आ रहा है? मेरे हिसाब से अब समझ में आ रहा होगा। आशा जी कह रहे हैं कि ये बाद में पारित हुआ? नहीं नहीं आशा जी, बाद में पारित नहीं हुआ। जब भंगी हो गया तो बाद में क्या पारित हुआ? और जो जीएसटी को अब संवैधानिक जो दर्जा दिया गया उसके लिए नया बिल लाया गया, बाद में पारित नहीं हुआ ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो खत्म हो गया। तो अगर वापस लाना है तो नया लाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो 116वां 2012 में लाया गया, 115वां भी 2012 में लाया गया, दोनों लोकसभा में लाए। 2014 में लोकसभा भंग, तो लोकसभा में जो भी पेंडिंग काम है वो सब भी क्या हो गए, समाप्त हो गए। ये बिल भी पारित नहीं हो पाया। अब देखिए महेश जी कह रहे हैं कि लोकपाल क्या होता है, बताइए महेश जी। अब बताऊं क्या लोकपाल? महेश जी अगर अब लोकपाल में अभी बताने लग जाऊंगा तो महेश जी बताइए मुझे ये टॉपिक फिर कैसे होगा। मेरा फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, टॉपिक ध्यान रखें। लोकपाल अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग संविधान संशोधन पढ़ रहे हैं। चलिए अब आते हैं 117वां दोस्तों मैं आपको पहले से बता देता हूं, थोड़ा कम समझ में आएगा, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं। मौलिक अधिकार टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे, अनुच्छेद 16 जब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, तब आपको ये बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा अभी भी आपको समझ में आए। महेंद्र कुमार जी कह रहे हैं सर मृत बिल को दोबारा लाया जा सकता है क्या? देखिए मृत तो कभी जिंदा नहीं होगा, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। कोई भी बिल जब लोकसभा में रखा जाता है और वो पारित नहीं होता है और लोकसभा अगर भंग हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वो बिल समाप्त हो जाता है। आपको नए सिरे से बिल लाना पड़ता है, उसकी संख्या चेंज हो जाती है। जैसे याद कीजिए दोस्तों, 115वां जीएसटी के संदर्भ में लाया गया, पारित नहीं हुआ, मर गया। मोदी जी की सरकार उसको नए सिरे से लाई 122वें के रूप में, नए सिरे से लाना पड़ता है। अब मेरी बात को समझे। चलिए मनोज जी कह रहे हैं कि आप समझाओ और समझ में नहीं आया, ये हो नहीं सकता, अच्छे से समझ में आ रहा है। वीएस कुशवाहा जी कह रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। निशा जी अब सब बातों को देख लीजिएगा। 117वां संविधान संशोधन विधेयक एक्चुअली में भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 16। अनुच्छेद 16 में लिखा हुआ है कि जब तक सरकारी सेवाओं में समाज के पिछड़े हुए लोग और अनुसूचित जाति व जनजातियों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व रहेगा तब तक उन्हें आरक्षण दिया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 16 में लिखा हुआ है। अब दोस्तों अब मुझसे यह अभी मत पूछ लेना कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व क्या है, ये हम लोग मौलिक अधिकार टॉपिक जब पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगा, मैंने अभी आपको कह दिया पहले से ही। ठीक है दोस्तों, अब अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का उल्लेख है अनुच्छेद 16 में। इस शब्द को हटाने के लिए ये बिल लाया गया था। तो जो मित्र लोग नोट करना चाहते हैं वो नोट कर सकते हैं। 117वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा जो नोट करना चाहता है, केवल नोट करना है क्योंकि अभी थोड़ा कम समझ में आएगा, कोई बात नहीं, हम लोग अनुच्छेद 16 जब पढ़ेंगे तब आपको ढंग से इस बात को बता देंगे। 117वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा अनुच्छेद 16 में उल्लेखित अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्द हटाना प्रस्तावित किया गया था। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्द हटाना, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व शब्द हटाना प्रस्तावित किया गया था। ठीक,
लेकिन दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बिल राज्यसभा में लाया गया। तो एक मित्र अभी प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझे दिखा भी था, नवीन जी, हाँ नवीन ओला जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर 114 115 राज्यसभा में क्यों नहीं लाए गए? ला सकते हैं, राज्यसभा में भी ला सकते हैं, लोकसभा में भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा कि सरकार उस दल की बनती है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री इसलिए हैं क्योंकि लोकसभा में उनको बहुमत प्राप्त है। हर सरकार कोशिश ये करती है कि वो कोई भी नया काम करे तो उस सदन से करें जहां से वे चुन कर आए हैं। तो लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए वो लोकसभा में लेकर आते हैं। अब आपने नवीन जी ने जो प्रश्न पूछा राज्यसभा में क्यों नहीं लाए, राज्यसभा में ला सकते थे, लेकिन मैंने कहा ना सरकारों का पॉपुलरिटी का जो मापदंड है वो लोकसभा है, ना कि राज्यसभा है। राज्यसभा में लाते तो अच्छा रहता, जैसा कि ये आपके सामने खड़ा है। 117वां संविधान संशोधन विधेयक वर्ष 2013 में लाया गया। और कहाँ लाया गया? राज्यसभा में लाया गया। और अभी एक मित्र लिख भी रहे थे कि सर राज्यसभा परमानेंट हाउस है। यस, राज्यसभा परमानेंट हाउस है। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये बिल पारित नहीं हुआ, ना 13 में पारित हुआ, ना 14 में, ना 15 में, ना 18 में, ना 19 में, ना 20 में। पर कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि राज्यसभा परमानेंट हाउस है, बड़ा है। आपको जब पारित करना हो तो पारित कर दीजिए। अगर मोदी जी की सरकार इस बिल को अभी भी पारित करना चाहती है तो कर सकती है। यस, राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस, इस वजह से वो कभी भी पारित कर सकती है, वो बिल कभी खत्म नहीं होता है। क्या प्रश्न है? तो सभी को पता है कि लोकसभा में बिल रखेंगे तो बिल समाप्त हो सकता है, फिर बिलों को राज्यसभा में क्यों नहीं रख देते, ताकि बिल समाप्त होने का तो डर नहीं रहेगा। मैंने कहा ना, हर सरकार चाहती है कि वो पॉपुलर हाउस के पास जाए, और पॉपुलर हाउस लोकसभा होता है, और लोकसभा में सरकार को बहुमत होता है, इसलिए पारित करने की पोजीशन में वो होते हैं। जब वो बिल लेकर आते हैं तब उनको ये थोड़ी पता होता है कि वो बिल पारित होगा कि नहीं होगा, इसलिए वो ले आते हैं। कुलदीप जी, सर नए सिरे से, यहाँ नए सिरे से लाया जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े फिर। तो 117वां संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हुआ, लेकिन राज्यसभा में लाएगा, आज भी पेंडिंग है। तो बड़ा सा लिख देता हूं पेंडिंग, यानी आज भी पारित हो सकता है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। आया 118वां, 2013 में लाया गया 118वां। अब ये भी थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा विश्वास करिएगा, टॉपिक आते ही मैं बता दूंगा। अनुच्छेद 16 जब टॉपिक आएगा तब इसको बता दूंगा, फिलहाल मोटे मोटे तौर पे बता देता हूं। 118वां ये कहता है, क्या कहता है कि कर्नाटक के कुछ जिले हैं, 4 जिले, रायचूर, गढ़चिरोली, ऐसे कुछ जिले हैं, बीदर वगैरह, गोलकुंडा वगैरह, कर्नाटक के 4 जिले के संदर्भ में विशेष प्रावधान करना है, विशेष प्रावधान करना है। और विशेष प्रावधान हल्का सा संकेत भी कर देता हूं, क्योंकि अभी आप प्रश्न पूछने लग जाएंगे। एक्चुअली में कर्नाटक के राज्यपाल को कर्नाटक के इन 4 जिलों के संदर्भ में कुछ विशेष शक्तियां देनी है। तो विशेष शक्तियां ऐसे कैसे दे दोगे आप, क्योंकि राज्यपाल तो मंत्रिपरिषद की सहायता से काम करता है, उनको हेल्प करने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। इस वजह से वहां के राज्यपाल को एक्स्ट्रा पावर देने के लिए ये बिल लाया गया था। बिल दोस्तों पारित हो गया, 2013 में पारित हो गया। पारित होते ही इसकी संख्या कौन सी बन गई? 98वां। ये 118वां पारित हुआ तो इसकी संख्या कौन सी बन गई? ये 98वां संविधान संशोधन के रूप में अस्तित्व में आया। और 98वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 371 जे, अभी नहीं पूछना है इसके बारे में प्रश्न, आगे हम लोग पढ़ लेंगे। 98वें संविधान संशोधन के तहत 371 जे नाम का अनुच्छेद जोड़कर कर्नाटक के राज्यपाल को कर्नाटक के 4 जिलों के संदर्भ में विशेष शक्तियां दी गई है। ये मेरी बात को आप लोग समझे? विशेष शक्तियां क्या होती है, टॉपिक आने पर मैं बता दूंगा, फिलहाल आप इतना ही ध्यान रखिएगा। अंकित प्रश्न पूछ रहे हैं कि 117वां संविधान संशोधन अर्थात राज्यसभा द्वारा पारित संशोधन आजीवन जीवित रहता है
तो इसे कभी खारिज नहीं कर सकते। जी नहीं, आजीवन, जब तक सभ्यता रहेगी, जब तक राज्यसभा रहेगी, और राज्यसभा तो स्थायी सदन है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। निशा कह रही है कि बिल तो कोई से ही सदन में रख सकते हैं, हाँ कोई भी सदन में रख सकते हैं, ये तो बात सही है। जालूरे जी ने पहले ही जवाब दे दिया कि कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र के लिए एकदम सही है। सर प्लीज़ 118 को रिपीट कीजिए, चेतना कह रही है। 118वां संविधान संशोधन विधेयक कर्नाटक के 4 जिलों के संदर्भ में कर्नाटक के राज्यपाल को विशेष अधिकार देने के लिए लाया गया था। पारित हो गया, पारित होकर एक संविधान में नया अनुच्छेद जुड़वा दिया 371 जे, और जब पारित हुआ तो इसकी संख्या कौन सी हो गई? 98 हो गई। तो मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। पदमचंद जी कह रहे हैं कि सर आपने तो बताया कि यदि एक सदन से पास होने के बाद यदि दूसरा सदन पास नहीं करे तो वो बिल वहीं समाप्त हो जाता, फिर पेंडिंग कैसे? अरे पदमचंद जी, राज्यसभा ने अभी पारित कहाँ किया है? मैं तो कह रहा हूँ राज्यसभा में पड़ा है, अभी तो दूसरा हाउस में गया ही नहीं है। दूसरा हाउस में गया ही नहीं है तो समाप्त कैसे होगा? राज्यसभा पारित करके लोकसभा में भेजती, और लोकसभा अगर उसे पारित नहीं करती तो समाप्त होता। पदमचंद जी, मेरी बात को आप समझे नहीं। अभी तो राज्यसभा में पड़ा है, इसका मतलब राज्यसभा ने ही पारित नहीं किया है। पदमचंद जी, थोड़ा सा ध्यान रखें आप। अनुराधा जी कह रहे हैं राज्यसभा तो अमर है। हाँ अमर है, आप ऐसा कह दीजिए। तो ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं 119 पर। 119वां 2013 में लाया गया, और क्यों लाया गया बता देता हूं। भारत व बांग्लादेश के बीच, भारत व बांग्लादेश के बीच गांवों की अदला बदली के संदर्भ में लाया गया। गांवों की अदला बदली करने के लिए लाया गया। गांवों की अदला बदली करने के लिए लाया, बिल लाया राज्यसभा में। बिल कहां लाया? राज्यसभा में। पारित नहीं हुआ। 2014 में लोकसभा भंग हो गई तो हो गई, तो हो गई, क्या फर्क पड़ता है? 2013 में बिल लाया, बिल पारित नहीं हुआ। 2014 में लोकसभा भंग हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि राज्यसभा में लाया गया। 2014 में मोदी जी की सरकार आई, फिर मोदी जी की सरकार के समय यह बिल 2016 में जाकर पारित हुआ। ये बिल 2016 में जाकर जब पारित हुआ, तब ये जो बिल है 119वां, इसकी संख्या बनी 100। अब आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि 99वां संविधान संशोधन कहां गया? यस, बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है कि 119वां संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में लाया गया, परमानेंट हाउस है, कोई दिक्कत नहीं है। 2014 में लोकसभा भंग हो गई तो हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। बाद में मोदी जी की सरकार के समय ये बिल दोनों हाउस से पारित हुआ, राष्ट्रपति के इसके ऊपर हस्ताक्षर हुए, और हस्ताक्षर हुए तो इसकी संख्या बनी 100, और 100वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच गांवों की अदला बदली की गई। 100 हो गया, बीच में मैं 99 खा गया। 99वां संविधान संशोधन कहाँ गया, आप मुझसे प्रश्न पूछोगे। तो 99वां संविधान संशोधन इसलिए मैं खा गया क्योंकि मुझे भूख लगी है, इसलिए मैं 10 मिनट का ब्रेक ले लेता हूं, और ब्रेक के बाद वापस आपके बीच में आता हूं। और ये 99वां बीच में कहां से आ गया, 99 की जगह पहले 100 कैसे आ गया, उस पर बात करेंगे। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, 2015, इसको ध्यान रखना, ये 2015 का है, 2016 का नहीं है। आप लोगों से केवल इतना ही रिक्वेस्ट है, आप बने रहिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सके। 10 मिनट के ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।